नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो हम हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला में देखेंगे जो आपका पाठ्यक्रम है हिंदी पर आधारित नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीयूईटी पीजी और सीयूईटी यूजी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहीं हम देखेंगे इसमें समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी देखेंगे जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी और हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें पूर्ण रूप से कवर करेंगे। और इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का निचोड़ लेते हुए इस प्रश्नोत्तरी को बनाया गया है जो कि आपके नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के लिए भूमिका निभाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, नंबर 1 कंटेंट की क्लास रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, आने वाली क्लास आपको टाइम से मिलती रहेगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाली क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जिसका आप लाभ उठा सकेंगे अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है एनटी प्रेमचंद हिंदी को, तो इसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, जो कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम है एनटीए प्रेमचंद हिंदी। ठीक, इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। क्लास में कमेंट और क्लास को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, अब देखिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है ग्रियर्सन के अनुसार, हम देख रहे हैं ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि मानी जाती है। जो आदिकाल का समय है, जो ग्रियर्सन के अनुसार क्या समय है आदिकाल का, ये आपको पता रहना चाहिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल का समय क्या माना है, अवधि क्या है, वो आपको विशेष ध्यान देना है। वो है आपकी 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी। क्या है, 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ये है ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का समय। ठीक, और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या है इतिहास ग्रंथ का नाम। ठीक है, आगे देखिए, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में है देखिए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये ग्रंथ है 1962 में रचित है। इसके रचनाकार बताइए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, ये है। इसके रचनाकार हैं आपके डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह की कृति है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, 1962 ईस्वी में आती है। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा ये रचित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, वो है साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि ये ग्रंथ है 1981 ईस्वी में। ये आलोचनात्मक रचना किसकी है? ये है डॉक्टर मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है साहित्य और इतिहास दृष्टि, 1981 ईस्वी, आलोचनात्मक रचना है, ये डॉक्टर मैनेजर की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बदलती हुई। ये देखिए कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है। कहते हैं बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये कथन है आपका डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं इतिहास की परिभाषा देते हुए कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास की परिभाषा दी है। ठीक है, आप रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास की परिभाषा दी है साहित्य इतिहास की, उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन्होंने क्या दिया है। जबकि प्रति एक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के संबंध में परिभाषा दी है। आप उसे लिखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है हमारा बेनी माधव दास। बेनी माधव दास हैं जो कि ये तुलसीदास के शिष्य हैं। ये ध्यान देना है, बेनी माधव दास हैं तुलसीदास के शिष्य हैं। इनका ग्रंथ का नाम है मूल गोसाई चरित। क्या ग्रंथ है? मूल गोसाई चरित, ये ग्रंथ का नाम है। और इसका समय पूछ रहे हैं, रचना काल क्या है? इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1687। ये ध्यान देना है, वेणी माधव दास हैं, इनके ग्रंथ का नाम है मूल गोसाई चरित, जिसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1687 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है गोरखनाथ। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपके लिए, इसे पता रहना चाहिए किसका किताब है। गोरखनाथ, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगी, किसकी ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? ये है ग्रंथ आपका ब्रिक्स। एक है ब्रिक्स, इनका ये ग्रंथ है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। ये है ब्रिक्स का ग्रंथ है, ब्रिक्स, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए अगला ग्रंथ, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न देखिए, मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल की अवधि मानी है। देखिए मिस्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकार काल क्या अलंकृत काल कहा है, और उन्होंने अलंकृत काल की अवधि क्या मानी है मिस्र बंधुओं ने? उन्होंने मानी है विक्रमी संवत 1681 से विक्रमी संवत 1899। क्या मानते हैं मिस्र बंधु? मानते हैं अलंकृत काल की, अर्थात बोले तो रीति काल। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? वो कहा है आपके मिस्र बंधुओं ने, ये आपको ध्यान देना है। और मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल अर्थात रीति काल की जो समय अवधि मानी है वो मानी है विक्रमी संवत 1681 से 1899। ठीक,
कितना विक्रमी संवत 1681 से 1899 ये रीतिकाल का समय माना है मिस्र बंधुओं ने। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न मिस्र बंधुओं द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। देखिए, मिस्र बंधुओं ने अपने इस ग्रंथ में 9 नवरत्नों को संज्ञा दी है। कितने? 9 नवरत्न बताए हैं मिस्र बंधुओं ने, और इसका समय बात करें 1910 ईस्वी है। क्या है? मिस्र बंधुओं का ये ग्रंथ है जिसका समय है 1910 ईस्वी, और मिस्र बंधुओं ने इसमें 9 रत्न बताए हैं। 9 रत्न मतलब कि 9 कवियों की बात की है, और इसमें पूछा गया प्रश्न में कौन शामिल नहीं है। देखिए, देव हैं आपके, बिहारी हैं, मतीराम हैं, मतलब कि यहाँ चिंतामणि है, जो चिंतामणि हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने उन्हें शामिल नहीं किया है। ठीक, देखिए तुलसीदास आते हैं, चंद्रवरदाई आते हैं, और ये देव, मतीराम, बिहारी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास तो शायद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी नवरत्न में मिस्र बंधुओं ने ये शामिल नहीं किया है, किसको? चिंतामणि को। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का विकास। क्या? हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी नागरी प्रचारी सभा काशी है, उसके द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी के संपादक कौन थे? वो थे कौन? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर आपके बाबूराम सक्सेना। ठीक, प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा का विकास 1965 ईस्वी के संपादक कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना। ये 2 लोग थे हिंदी भाषा का विकास 1965, इसके संपादक कौन? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास ये है 1996 ईस्वी में 1996 ईस्वी में इसके रचनाकार हैं सभापति मिश्र। कौन? सभापति मिश्र का ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास, 1996 ईस्वी, ये सभापति मिश्र द्वारा रचित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, आदिकाल के संबंध में है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं क्या? आदिकाल का समय, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, आपको याद रहना चाहिए कि आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव चौहान के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मान्यता किस आलोचक की है? देखिए, ये प्रश्न है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसको? भोज को माना है। भोज, या ये वो कहते हैं कि आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के चौहान के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं आदिकाल के समय में। ठीक है, आदिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है? विक्रमी संवत 1050 से 1375। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए, आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? आदिकाल को आविर्भाव काल किस विद्वान ने संज्ञा दी है? आदिकाल को आविर्भाव काल कहा है आपके शैलेश जेदी। कौन कहते हैं? शैलेश जेदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा है। यहीं ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन कहते हैं आपके चारण काल। क्या कहते हैं? चारण काल। ठीक है, ये ध्यान देना है। और देखिए, और गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, उन्होंने आरंभिक काल, क्या? आरंभिक काल कहा है। और ये ध्यान देना है, आरंभिक काल तो ये कहते हैं कौन? ये कहते हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। और यहाँ देखिए, ये शून्य काल भी कहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल को। और आरंभिक काल हुआ इनका, प्रारंभिक काल कहते हैं मिस्र बंधु। प्रारंभिक काल कौन कहता है? मिस्र बंधु कहते हैं, याद ध्यान देना है आपको। और यहाँ देखिए, मोहन अवस्थी के द्वारा क्या है काल दिया है, आदिकाल को क्या नाम दिया है? मोहन अवस्थी के द्वारा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना है। देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है आपका गार्सद तासी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो कि देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है रासो की। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य नाम से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। और हर प्रसाद शास्त्री ने राज यश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, हर प्रसाद शास्त्री ने। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बीसल देव रासो का रचना काल क्या है? देखिए, माता प्रसाद गुप्त हैं, उनके अनुसार बीसल देव रासो का रचना काल क्या है? वो है 14वीं शताब्दी। ये क्या है? ये आपका रासो साहित्य में एक और तो ये गृह काव्य रहता है। और ये कितने भागों में विभाजित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जो बीसल देव रासो है कितने भागों में विभाजित है? इसमें क्या घटना रहती है? कौन से शहर का नाम आता है? कौन से शहर का आता है? ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बीसल देव रासो को रास ग्रंथ कहा जाता है। क्या?
बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसे रास ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है, रास ग्रंथ कहा जाता है। ये कहा है किसने? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। किसने? डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने बीसलदेव रासो को रास ग्रंथ कहा है, ध्यान देना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, इन्होंने बीसलदेव रासो को क्या कहा है? रास ग्रंथ कहा है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड माना है? देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो कौन विद्वान है जिन्होंने परमाल रासो को ही पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना है? वो मानते हैं वाल्टर फील्ड। वाल्टर फील्ड ने क्या कहा? वो वाल्टर फील्ड कहते हैं कि जो परमाल रासो है वो पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड है, ऐसा वाल्टर फील्ड का मानना है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी, अगला प्रश्न है ये कथन है, कथन के रूप में है, शुक्ल जी का कथन है और किस रचना के ग्रंथ के बारे में है? तो कहते हैं शुक्ल जी, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। किसके? पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा है। शुक्ल जी कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है पृथ्वीराज रासो के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, किसने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना माना है? देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास से जो रचना है इसको रास परंपरा की पहली रचना किसने माना है? ये मानते हैं आपके मुनि जिनविजय ने। मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की प्रथम रचना माना है, ध्यान देना है। ठीक है, किसकी रास परंपरा की प्रथम रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास, ये डॉक्टर मुनि जिनविजय ने इसे माना है, ध्यान देना है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह 19 नंबर प्रश्न है। 19 प्रश्न नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, कक्षुली रास, प्रज्ञा तिलक, जिन पद्मसूरी रास, रासमूर्ति, अमर रास, अम्बेद अम्बुदेव सूरी। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सुमेलित है अमर रास, ये अम्बदेव सूरी की रचना नहीं है, और बाकी सब सुमेलित हैं। उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूरी की रचना है, और कक्षुली रास ये प्रज्ञा तिलक का रचना है, और जन पद्म सूरी रास ये सारमूर्ति की रचना है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये पंक्ति आई है, ये पंक्ति प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवि की पंक्ति हैं, पंडित सल सत्य बखाणी देही बुद्धि बसंत नाड़ा जाने। तो ये किसकी पंक्ति है? ये सरहप्पा की पंक्ति है। सरहप्पा कहते हैं पंडित सल सत्य बखाणी देही बुद्ध बसंत न जानई। तो ये सरहप्पा की हैं पंक्ति हैं। सरहप्पा सिद्ध कवि हैं जिनको राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है, और जिनका समय घोषित किया है उन्होंने 769 ईस्वी। ठीक है, ये कितना? 769 ईस्वी उस सरहप्पा का समय घोषित किया है, और इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश। राहुल शंकराचार्य ने सरहप्पा जी को पहला प्रथम कवि माना है, जो कि सर्वमान्य है। ठीक है, और ये सिद्ध कवि हैं। सिद्ध में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है, 84 सिद्ध हैं, ये ध्यान देना है। ठीक, पंडित सल सत्य बखानई देही बुद्धि बसंत न जानई, ये सरहप्पा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की बात करें अगले की, देखिए कणप्पा कौन है? कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, यह कथन किसका है? कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, ये किस आलोचक का कथन है? ये है हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सब सर्वश्रेष्ठ हैं, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, याद रखना है। सिद्ध कवियों के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कथन है वो याद रखनी है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सिद्धों की, देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। क्या डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर नगेंद्र का कहना है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का नाम है, देखिए निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचना नहीं है, रचना है, ये ध्यान देना। संस्कृत में रचना गोरखनाथ की कौन सी है वो बताना है आपको। पहली देखिए शबदी, शबदी है नरवई बोध, आत्मबोध और शक्ति संगम तंत्र। तो कौन सी जो रचना है संस्कृत में रची हुई है गोरखनाथ की, वो है शक्ति संगम तंत्र, ये ठीक है। और बाकी सब नॉर्मल है, जो कि गोरखनाथ के द्वारा संस्कृत में रचित है, वो है शक्ति संगम तंत्र। ठीक, आइए देखिए अब देखते हैं
ये अगला प्रश्न है, किसने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है? देखिए, गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा है? ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने समय का सबसे बड़ा नेता कहा है। ये ध्यान देखना है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे बड़ा नेता किसको? गोरखनाथ को। मित्रों, अभी तक अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। इसमें 125 प्रश्न होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना में अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की प्रशंसा की है? देखिए, निम्न ये है रचना है अमीर खुसरो की, कुछ रचना है। इन्होंने अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की प्रशंसा किस रचना में की है? देखिए प्रश्न देखिए, नूहर नूह सिपहिर में, कि आवाज़ ए खुसरवी में, और नजरान ए हिंद में, कि आशिक में। देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की जो प्रशंसा की है वो ग्रंथ का नाम है आशिक। आशिक ग्रंथ में अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की क्या की है? प्रशंसा की है। ये ध्यान देना है, हिंदी भाषा की प्रशंसा किस रचना में की है अमीर खुसरो ने? आशिक, आशिक रचना में। ठीक है, और ये रचना भी ध्यान रखिए कि अमीर खुसरो की नूह सिपहर और आवाज़ ए खुसरवी और नजरान ए हिंद, ये अमीर खुसरो के ही ग्रंथ हैं, रचना है। आगे देखिए, अगला कथन हमें मिलता है वसंत विलास रचना है, उसके संबंध में ये कथन है, वसंत विलास रचना है, इसके संबंध में देखिए, कहते हैं यह एक अत्यधिक सरस साहित्य रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये किसका कथन है? ये वसंत विलास के संबंध में है, ये माता प्रसाद गुप्त का कथन है। माता प्रसाद गुप्त कहते हैं यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये वसंत विलास के संबंध में है। कौन? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यापति को भक्ति कवि मानने वाले विद्वान हैं। देखिए, जो विद्यापति हैं, विद्यापति को भक्ति कवि मानने वाले विद्वान कौन है? ये आपको देखना है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बताइए, विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? वो मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त कवि माना है विद्यापति को। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक कौन सा ग्रंथ है? अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? हमें पता रहना चाहिए। संदेश राशक ग्रंथ है जो कि अब्दुल रहमान का ग्रंथ है, और अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक, किसको? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना है, और ये संदेश राशक इनका ग्रंथ है। अब इसके संबंध में असत्य कथन क्या है? देखिए, पहला कथन है यह एक खंड काव्य है जिसमें 3 सर्ग हैं तथा सर्गों को प्रक्रम कहा गया है। ठीक, आगे देखिए, अगला कथन है इसमें 223 रासक छंद हैं। अगला कथन, इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। और अगला कथन, यह 15वीं शताब्दी की रचना है। तो इसमें से कथन जो असंगत है, आपका असत्य है, वो है यह 15वीं शताब्दी की रचना है। यह असंगत है क्योंकि ये हमें मिलती है 12 से 13 के बीच में मिलती है। कौन? ये संदेश रासक ग्रंथ है अब्दुल रहमान का। ठीक, तो ये क्या एक खंड काव्य भी है, और इसमें 3 सर्ग भी हैं तथा सर्गों को हमें प्रक्रम कहा गया है संदेश रासक में। और इसमें 223 रासक छंद हैं, और इसमें एक विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है ये संदेश रासक में, जो कि ध्यान देना है। ठीक, कौन? विक्रमपुर की वियोगिनी, ये ध्यान देखना है, कौन विक्रमपुर की वियोगिनी है, उसका विरह वर्णन है। आगे अगला प्रश्न है, देखिए, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर कितने अध्याय में है? ज्योतिश्वर हैं, उनके द्वारा रचित है वर्ण रत्नाकर, ये कितने अध्यायों में है? ये 10 अध्यायों में है, ये ध्यान देना है। वर्ण रत्नाकर है जो कि 10 अध्यायों में है, और ज्योतिश्वर ठाकुर की ये रचना है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा ये है, देखिए, निम्नलिखित में से हेमचंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है। देखिए, हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र द्वारा जो रचना है वो रचित नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। देखिए, पहली रचना है कि कुमारपाल चरित, दूसरी रचना है छंदा अनुशासन, तीसरी रचना है देशी नाम माला कोश, और पांचवी रचना है पंचम चर्यु। तो इनमें से हेमचंद्र की जो रचना नहीं है वो कौन सी है? पंचम चर्यु, ये हेमचंद्र की रचना नहीं है। और कुमारपाल चरित, छंदा अनुशासन, देशी नाम माला कोश, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रचना को वंटिर नित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। देखिए, एक हैं आपके विदेशी विद्वान हैं, इन्होंने विंटर नित्ज, इन्होंने रोमांटिक महाकाव्य किस रचना को कहा है? वो कहा है आपके भविष्यत कहा। भविष्यत कहा को विंटर नित्ज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। क्या? रोमांटिक महाकाव्य। भविष्यत कहा को किसने कहा है? विंटर नित्ज ने कहा है। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवान के प्रति
अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ध्यान देना है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये किसका कथन है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति काल में भक्ति की परिभाषा देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न है बाबू गुलाब राय का, जो कि भक्ति काल के संबंध में कहते हैं, जो भक्ति आंदोलन है वहाँ पे उसके संबंध में। देखिए कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। तो ठीक, ये किसका कथन है? डॉक्टर बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो ये कथन है बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं भक्ति काल के संबंध में? कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कथन है असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए, असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो किया था आपके शंकर देव ने, बलराम दास, यशोवंत दास, अनंत दास। तो भक्ति आंदोलन का असम में नेतृत्व कौन करता है? शंकर देव करते हैं। ये ध्यान देना है, किसने? शंकर देव ने किया है। ठीक है, असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। क्या? कबीर अवधी भाषा के प्रथम संत कवि हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है बाबू गुलाब राय, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन है बाबू राम सक्सेना का कथन है। कहते हैं बाबू राम सक्सेना ये कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। प्रथम संत कवि कबीर को किसने माना है? बाबू राम सक्सेना ने। के कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं डॉक्टर बाबू राम सक्सेना। अगला प्रश्न देखिए, दादू दयाल के जन्म एवं निधन के वर्ष हैं। देखिए, दादू दयाल हैं, उनका जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ, इसके संबंध में प्रश्न है। इनके जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में जन्म होता है दादू दयाल का, और 1603 ईस्वी में इनका निधन होता है। ठीक, दादू दयाल, ये ध्यान देखना है, दादू दयाल का जो जन्म है 1544 ईस्वी में होता है और निधन होता है 1603 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदासी संप्रदाय क्या है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, दादू दयाल, गुरु नानक। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हमारे श्रीचंद हैं। कौन? श्रीचंद हैं, जो कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? देखिए, ज्ञानदीप रचना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? मलुकदास, दरिया साहब, पलटू साहब, भीखा साहब। तो ज्ञानदीप है, इसके रचनाकार कौन है? वो है दरिया साहब, ये ध्यान देना है, दरिया साहब हैं। ज्ञानदीप इनका रचना है। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अक्षर अनन्य द्वारा रचित रचना नहीं है। देखिए, अक्षर अनन्य है, ये एक रचनाकार हैं, इनकी कवि हैं, इनकी रचना कौन सी नहीं है? देखिए, राजयोग और विज्ञान योग, सिद्धांत बोध और ककहरा, इनमें से कौन सी रचना अक्षर अनन्य की नहीं है? देखिए, रचना नहीं है अक्षर अनन्य की, ककहरा ये अक्षर अनन्य की रचना नहीं है। और देखिए, बाकी जो रचनाएं हैं अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं, जैसे राजयोग, विज्ञान योग, है ना, और सिद्धांत बोध, ये जो रचनाएं हैं ये अक्षर अनन्य की रचनाएं हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं है। जो सूफी काव्यधारा है उसकी विशेषता नहीं है, वो हमें ध्यान देना है। प्रश्न सुनिए अब, ये नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण, तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण, प्रेम तत्व की प्रधानता। अगला है मुक्तक काव्यों की रचना। तो मुक्तक काव्यों की रचना जो कि सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या है? प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। कैसे? मुक्तक काव्य नहीं लिखे गए हैं, यहाँ प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। प्रबंध काव्य की दो श्रेणियाँ चलती हैं। कौन? एक तो खंड काव्य और एक महाकाव्य। खंड काव्य में क्या होता है? एक घटना है, उसी के आधार पर कहानी रची जाती है। और महाकाव्य है वो सर्गबद्ध होता है, जिसमें एक घटना के साथ दूसरी घटना, तीसरी घटना ऐसे आगे बढ़ती रहती है। उसमें एक कहानी के बाद दूसरी कहानी जुड़ती जाती है महाकाव्य में, जो कि महाकाव्य और खंड काव्य ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये जो प्रबंध काव्य की जो विशेषता है वो मूल रूप से सूफी काव्यधारा की विशेषता है। और यहाँ हमें मिली है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्यों की जो रचना मिलती हैं वो रीतिकाल की विशेषता है। यहाँ पे रीतिकाल की विशेषता है। रीतिकाल में देखिए मुक्तक काव्य के हम पहचाने, जैसे कि सतसई, ये क्या है? सतसई। ठीक है, जहाँ पे संख्यावाची कोई रचना लिखी है, जैसे शतक लिखी है, ठीक है ना, तो ये ऐसी जो रचनाएं लिखी हैं वो हमारी मुक्तक काव्य में आती हैं। ठीक है, ऐसी रचनाओं का जो हमें देखने को मिलता है रीतिकाल में मिलता है।
और सूफी काव्य, जो सूफी काव्य धारा की जो विशेषता है वो है आपकी प्रबंध काव्य धारा में, जो भी प्रबंध काव्य है जो आपकी सूफी काव्य धारा की मूल विशेषता है, ठीक है। और जो मुक्त काव्य विशेषता है ये है आपकी रीतिकाल में, ठीक है। आगे देखिए अब, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सूफी परंपरा की पहली रचना किसे मानी है? देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सूफी परंपरा की पहली रचना किसे मानी है, किसे मानते हैं? वो मानते हैं हंसावली को। किसको? हंसावली को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने ये सूफी परंपरा की पहली रचना माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न का नाम है सूफी रचनाओं का सही आरोही क्रम काला अनुक्रम क्या है? जो सूफी रचनाएं हैं उनका सही आरोही काला अनुक्रम क्या है? पहले देखिए ये काला अनुक्रम सही बता रहा हूं मैं, जो कि हंसावली है, फिर अगला है चंदायन और पद्मावत और मधुमालती। ये है सूफी काव्य परंपराओं का काला अनुक्रम, ठीक है। इनका समय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हंसावली, चंदायन, पद्मावत और मधुमालती इनका समय क्या है? कमेंट बॉक्स में क्रम से बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का नाम है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमाख्यान परंपरा जो रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जो प्रेमाख्यान परंपरा है उसके जो रचना है और उनका रचनाकार सुमेलित नहीं है उनसे, वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, देखिए यूसुफ जुलेखा, शेखर निसार, ठीक, प्रेम चिंगारी, ये नजफ अली, भाषा प्रेम रस, शेख रहीम और प्रेम दर्पण अली शाह, ये ठीक है। ये ऑप्शन है जो कि जो प्रेमाख्यान सूफी काव्य धारा है वहाँ में जो सम्मिलित नहीं है वो आपके प्रेम दर्पण अली शाह, प्रेम दर्पण जो रचना है अली शाह की रचना नहीं है। और बाकी जो रचनाएं हैं जैसे कि यूसुफ जुलेखा ये शेख निसार की रचना है, प्रेम चिंगारी ये नजफ अली की रचना है, भाषा प्रेम रस ये शेख रहीम की रचना है, और प्रेम दर्पण है ये अली शाह की रचना नहीं है। आप मुझे बताइए साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? साहित्य दर्पण ये किसका ग्रंथ है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, साहित्य दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूफी रचना में नाग द्वारा नायिका को डसे जाने का वर्णन मिलता है। देखिए कौन सी वो रचना है सूफी प्रेम आख्यान की जिसमें नाग के द्वारा नायिका को डसे जाने का वर्णन मिलता है? वो मिलता है, बताइए। देखिए ऑप्शन है हंसावली में, हंसावली में, चंदायन में, लखम सेन पद्मावती कथा में, सत्यवती कथा में। तो इसका आंसर सही होगा चंदायन में। चंदायन में क्या है? एक नाग है, नाग के द्वारा नायिका को डसे जाने की कथा है उसमें, ठीक, ये ध्यान देना है, उनका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सूफी, क्या सुजान है, सुजान किस सूफी रचना का नायक है? सुजान, जो सुजान है किस सूफी रचना का नायक है? देखिए सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। तो जो सुजान है वो आपका चित्रावली रचना है, इसका नायक है सुजान, सुजान है, ध्यान देना, सुजान चित्रावली रचना का नायक है, ठीक। आगे देखिए अगला जो कथन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन होने वाला है, आपको इसे ध्यान देना है। देखिए कथन है वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है। क्या है? देखिए फिर से कथन कथन सुनिए, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है। तो ये कथन किसका है, किस आलोचक का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बाबूलाल गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है जिनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है, ठीक, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस रचना में 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग मिलता है? देखिए कुछ रचनाएं हैं जिसमें 10 चौपाइयों के साथ एक दोहा चलाने की जो प्रवृत्ति चल रही थी आदिकाल से, भक्ति काल से ही, तो रीतिकाल में आते हुए ये हमें देखने को मिलती है। तो देखिए क्या है, 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है, वो किस रचना में मिलता है? वो मिलता है आपके यूसुफ जुलेखा। जो बताइए यूसुफ जुलेखा किसकी रचना है? मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप बताइए यूसुफ यूसुफ जुलेखा ये किसका ग्रंथ है? इस ग्रंथ में 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद की प्रयोग हुआ है, उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, किसने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा का प्रवर्तक माना है? देखिए रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा का प्रवर्तक किसको माना है? रामानंद को किसने माना है? वो माना है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक रामानंद हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने ये माना है, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके राम भजन मंजरी। कौन? राम भजन मंजरी ये किसका ग्रंथ है? ये बताना है किसकी रचनाकार है। राम भजन मंजरी के रचनाकार कौन है? विष्णुदास, अग्रदास और कीलहदास और प्रागदास। देखिए राम भजन मंजरी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? विष्णुदास, अग्रदास, कीलहदास, प्रागदास। तो इसके रचनाकार हैं अग्रदास,
ठीक है। राम भजन मंजरी के रचनाकार हैं अग्रदास। अगला प्रश्न है स्नेह लीला। स्नेह लीला 1435 ईस्वी में है। स्नेह लीला 1435 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं विष्णुदास। कौन है? विष्णुदास हैं। स्नेह लीला 1435 ईस्वी में है और इसके रचनाकार हैं विष्णुदास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए नाभादास। नाभादास, अगला प्रश्न है नाभादास तुलसी के समकालीन थे क्योंकि भक्ति काल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, याद रखना है। और ये प्रश्न पूछा ही जाता है क्या? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे क्योंकि भक्ति काल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की प्रक्रिया के में किया गया है। ये कथन किसका है? देखिए मिश्र बंधु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका कथन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे क्योंकि भक्ति काल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे देखिए अगला कथन, देखिए अगला प्रश्न है, ये देखिए जो मान्यता है किसकी है। कहते हैं बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। देखिए बुद्ध देव के बाद तुलसीदास को दूसरा बड़ा लोकनायक कवि किसको माना है? तुलसीदास को। ये कौन मानता है? ये मानते हैं ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। ये ग्रियर्सन की मान्यता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखिए वल्लभाचार्य की जो वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कब किया गया? देखिए देखिए जो डॉक्टर ये हैं आपके वल्लभाचार्य हैं। कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के द्वारा मंदिर है जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर का है, उसका निर्माण कब करवाया गया था? वो करवाया गया था विक्रमी संवत 1576 ईस्वी क्षेत्र में। ठीक, कब? श्रीनाथ जी है, ये मंदिर है, ये वल्लभाचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कब? विक्रमी संवत 1576 में। ठीक, ये ध्यान देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है सूरदास को भक्ति का समुद्र किसने कहा है? सूरदास को भक्ति का समुद्र किसने कहा है? ये कहा है वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने कहा है सूरदास को भक्ति का समुद्र। भक्ति का समुद्र किसने कहा है? ये सूरदास को वल्लभाचार्य ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है। क्या सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है? यह किसका कथन है? ये कथन है आपका डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है किसने नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? देखिए जो नंददास हैं, नंददास द्वारा, ये नंददास अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप में ये सबसे नवयुव कवि हैं। कौन? सबसे युवा कवि हैं। और ये नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? वो कहा है वियोगी हरि ने। जो रास पंचाध्यायी है इसको हिंदी का गीत गोविंद वियोगी हरि ने कहा है, जो कि नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक, अब देखिए नंददास, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। ये किसका कथन है? देखिए नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बाहुल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो ये किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए ये पूरे क्या है प्रश्न है, ये पूरे विरक्त और धनमान की इच्छा से कोसों दूर थे। शुक्ल जी की यह कथन की मान्यता अष्टचाप के किस कवि के बारे में है? कहते हैं शुक्ल जी क्या ये पूरे विरक्त और धनमान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये शुक्ल जी की मान्यता अष्टचाप के किस कवि के बारे में है? ये चतुर्दास, गोविंददास, सूरदास, कुम्मनदास। ये कुम्मनदास के संबंध में है शुक्ल जी का कथन। कहते हैं ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा से कोसों दूर थे। ये शुक्ल जी का मान्यता है कुम्मनदास के बारे में। ठीक है, अगला कथन देखिए, अगला प्रश्न है क्या है कि देखिए हे विधना तो सो अंचरा पसारी के मांगो जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रज विश्वो। क्या? देखिए ये छीत स्वामी है, छीत स्वामी की पंक्तियां हैं। क्या? हे विधना तो सो अंचरा पसारी के मांगो जन्म जन्म दीजो मोहि याही ब्रज बिसिबो। ठीक है, बसिबो। तो कहते हैं छीत स्वामी हे विधाना, तो हे विधाता सो अंचरा
पसार के मांगो, मैं अपना आंचल पसार के तुमसे मांग रहा हूँ। जन्म जन्म दीजो मोहि, मुझे यहीं बार बार जन्म देना, यही ब्रज में मैं बसिबो, यानी यहीं ब्रज में मैं बस जाऊँ। तो ये कौन कहते हैं? चित स्वामी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए, रामा ये है आपके परमानंद दास की रचना है। परमानंद दास की रचना परमानंद सागर, क्या परमानंद सागर में कितने पद हैं? जो परमानंद हैं उनकी रचना का नाम है परमानंद सागर। इसमें कितने पद हैं? 826, 835, 845, 855। तो कितने छंद हैं परमानंद सागर में? वो है आपके 835। 835 पद हैं, यानी छंद हैं किसमें? परमानंद सागर, ये रचना है परमानंद दास की। ठीक है, अब देखिए, मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? ये देखिए सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कथन हो जाता है। क्या भक्ति काल को, क्या मीरा को भक्ति काल के तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? ये कहा है आपके पंत सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि मीरा को भक्ति काल के तपोवन की शकुंतला, ये कहते हैं कौन? पंत। पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। देखिए रीतिबद्ध कवि नहीं है, भिखारी दास, रसलीन, रसनिधि, ग्वाल। तो कौन नहीं है? रसनिधि है, ये भक्ति रीतिबद्ध कवि नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी भिखारी दास, रसलीन, ग्वाल कवि, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कृपाराम। कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी। हित तरंगिणी का जो समय है कृपाराम द्वारा, ये क्या समय है? वो है 1541 ईस्वी। देखिए कृपाराम है, कृपाराम का रचना है जो कि रीति काल की सबसे प्रारंभिक रचना मानी जाती है, और प्रारंभिक रूप में कवि आते हैं कौन? कृपाराम। कृपाराम का जो रचना नाम है हित तरंगिणी, जिसका समय है 1541 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है केशवदास की किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है? देखिए केशवदास की किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है? देखिए पहला है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया है 1591 ईस्वी। कवि प्रिया 1601 ईस्वी। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। जहांगीर जस चंद्रिका 1614 ईस्वी। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो क्या? केशवदास की रचना कौन सी सुमेलित नहीं है? जहांगीर जस चंद्रिका, ये सुमेलित नहीं है। और रसिक प्रिया 1591 ईस्वी सही है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी सही है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, ये भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है भूषण की रचना। भूषण की रचना शिवराज भूषण। भूषण की रचना का नाम है शिवराज भूषण, 1673 ईस्वी में है। इसमें कुल कितने छंद हैं बताने हैं हमें। जो भूषण की रचना है शिवराज भूषण, जिसका समय 1673 ईस्वी है, तो इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी है? इसमें 385 कुल छंद हैं, ध्यान देना है। शिवराज भूषण में 385 छंद हैं। ठीक, ये भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण औ सुंदरता के भेद को जाने। ये घनानंद के संबंध में यह किसकी उक्ति है? देखिए ये घनानंद के संबंध में किसका कथन है? कहते हैं नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरता के भेद को जाने। तो ये घनानंद के संबंध में कौन कहता है? ये कहते हैं ब्रजनाथ। ब्रजनाथ हैं, उनका ये कथन है क्या? नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरता के भेद को जाने, ये घनानंद के संबंध में है, ये कहते हैं ब्रजनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है रत्न हजारा। जो रत्न हजारा है, रत्न हजारा ये किसका ग्रंथ है? ये है आपका, देखिए भूपति, रसनिधि, सूरत मिश्र, दशरथ कवि। तो ये रत्न हजारा किसका रचना है? ये आपके जो रसनिधि हैं, रसनिधि का ये ग्रंथ है। देखिए रत्न का मतलब होता है खजाना, मतलब कि हजारा, मतलब ये रत्न हजारा है। तो रत्न का मतलब है हजारा, मतलब खजाना। तो रस निधि, जो निधि का भी मतलब क्या होता है? खजाना, दौलत, संपत्ति है। तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं, रतन, रतन का मतलब संपत्ति, धन, कुबेर। तो यहाँ पे जो धनी है, जो निधि है, निधि शब्द का जो पर्यायवाची होता है संपत्ति, धन, तो इस तरह से रतन ये याद रख सकते हैं। रतन हजारा के रचनाकार कौन हुए? रस निधि। अगले रचना का नाम है सबरस। सबरस जिसका समय है 1635 ईस्वी। सबरस, इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही। जो रचना है सबरस, ये है 1635 ईस्वी, जिसके रचनाकार हैं मुल्ला वजही। ठीक, ये ध्यान देना है, मुल्ला वजही 1635 में सबरस रचना आती है, जिसके रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की कि किसने भारतेंदु युग के काव्य को, किसने भारतेंदु युग के काव्य को, किसने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा का काव्य, क्या? आदर्श गीत मुक्तक काव्य परंपरा का काव्य किसने कहा है? किसको? भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा का काव्य किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न।
ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी कौन सी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है सही नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम मालिका है जो 1871 ईस्वी में है। वर्षा विनोद 1876 ईस्वी में। भारत भिक्षा 1881 ईस्वी में। और फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना प्रकाशन वर्ष से सही नहीं है, वो है वर्षा विनोद, जिसका समय 1876 है, ये सही नहीं है। और प्रेम मालिका है 1871 ईस्वी। और भारत भिक्षा 1881 ईस्वी। फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी, ये बाकी सभी सही हैं। और वर्षा विनोद ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनकी रचना कौन सी नहीं है। मन की लहर, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड, होली की नकल। तो इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है प्रताप नारायण मिश्र की रचना। तो होली की नकल ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। बाकी मन की लहर, लोकोक्ति शतक और दंगल खंड ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख क्या हिंदी की कोई भाषा ही नहीं। क्या देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जो कथन है लेख है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, ये इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ 1613 ईस्वी में। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी एक लेख यानी निबंध लिखते हैं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इस नाम से निबंध है। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 1913 ईस्वी में। ठीक है, कब होता है 1913 ईस्वी में होता है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, लेख है, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई है। क्या सिद्ध हुई थी। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। तो ये किसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किसकी मान्यता है, ये है डॉक्टर नगेंद्र की। कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए हरिऔध। आचार्य हरिऔध हैं, जिनका नाम है पूरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ये इनका ग्रंथ का नाम है प्रद्युमन विजय। क्या प्रद्युमन विजय, ये इनका ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी। हरिऔध हैं, जिनका ग्रंथ का नाम है प्रद्युमन विजय। प्रद्युमन का समय है 1893 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं आपके हरिऔध। हरिऔध बोले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है और ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। ठीक, क्या छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, ये कथन है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ये ध्यान देना, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या निम्नलिखित में से छायावाद का समर्थक पत्र था। जो छायावाद का समर्थक पत्र था वो कौन सा था। रूपाभ, जागरण, मर्यादा, मतवाला। तो जो छायावाद का समर्थक जो पत्र है वो है हमारा जागरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। देखिए जो महादेवी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्रम से याद रखना है, वो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताइए। देखिए निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी और सांध्य गीत 1936 ईस्वी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, नीरजा सुमेलित नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत तो इस तरह से हैं, ये सुमेलित नहीं है। 1935 ईस्वी में आता है निहार, रश्मि, नीरजा का समय। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का क्रम सही से लगाइए। जो सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनका आरोही कालानुक्रम लगाना है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का कालानुक्रम, पहली रचना में देखें, पहले जो है उत्तरा, अतिमा, वापी, चिदम्बरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। इनका कालानुक्रम से सही है। क्या है, पहले आएगी उत्तरा, फिर आएगी अतिमा, फिर आएगी वापी, फिर आएगी चिदम्बरा। आपको विशेष ध्यान देना है, ये सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है चिदम्बरा पर। ठीक है, कब मिलता है 1968 से लेके 1969 के बीच में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है चिदम्बरा रचना पर। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, क्या
निराला की रचना तुलसीदास का पुरस्कार, निराला की रचना तुलसीदास का पुरस्कार रूप में प्रकाशन हुआ। देखिए जो तुलसीदास हैं जो निराला हैं, ठीक है, निराला हैं, तुलसीदास नाम से एक रचना लिखते हैं जो कि आ जाती है पुस्तकाकार के रूप में। उसका प्रकाशन वर्ष कब है? तुलसीदास की रचना, ये तुलसीदास हैं जो रचना है आपकी तुलसीदास, ये निराला की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष जो पुस्तकाकार के रूप में हुआ, किताब के रूप में, कब हुआ? 1938 ईस्वी में, ठीक है। 1938 ईस्वी में निराला की रचना तुलसीदास ये आपकी आती है पुस्तकाकार के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचना त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। यह किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह, ये देखिए ये कथन है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है, ठीक है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हालावाद, जो हालावादी एक रचना चलती है, रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम लगाइए। हालावादी जो रचनाकार हैं उनका काल के क्रम के अनुसार आरोही क्रम लगाना है। देखिए पहले रचनाकार मिलते हैं हमें भगवती चरण वर्मा, फिर दूसरे हरिवंश राय बच्चन, फिर नरेंद्र शर्मा, फिर हैं आपके शंभूनाथ सिन्हा। तो हालावादी रचनाकारों का सही क्रम क्या है? पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, फिर आते हैं हरिवंश राय बच्चन, फिर आएंगे आपके नरेंद्र शर्मा, फिर आएंगे अंत में शंभूनाथ सिन्हा। तो ये हालावादी रचनाकारों का आरोही काला अनुक्रम हुआ, ये सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हंसमाला। हंसमाला रचना है, इसके रचनाकार कौन है? हंसमाला ये रचना है 1946 ईस्वी में आती है। इसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की रचना है हंसमाला। हंसमाला 1946 ईस्वी में आती है, जिसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिनकर जी की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? देखिए जो दिनकर हैं, दिनकर की जो कौन सी रचना है भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, वो रचना है आपकी परशुराम की प्रतीक्षा। क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो रचना है ये दिनकर की भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा या प्रतिज्ञा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो दिनकर की रचना हुई भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न का नाम है, अगला प्रश्न देखते हैं मुक्तिबोध का प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण। मुक्तिबोध का एक निबंध है, क्या है? प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण। ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1943, 1944। तो क्या सही है? मुक्तिबोध का निबंध का नाम है प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण ये प्रकाशित होता है मुक्तिबोध के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये किसकी मान्यता है? डॉक्टर रघुवीर सहाय, केसरी कुमार और नलिन विलोचन शर्मा। मुक्तिबोध, तो ये कौन कहता है? प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कहते हैं डॉक्टर रघुवीर सहाय, ठीक है। रघुवीर सहाय का कथन है कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ठीक है। ये है डॉक्टर रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? प्रयोगवादी रचनाकारों का सही आरोही काला अनुक्रम लगाइए। जो प्रयोगवादी रचनाकार हैं उनका सही काल अनुक्रम के साथ उनका समय लगाना है। उनको देखिए अज्ञेय, अज्ञेय की बात करें, अज्ञेय का जन्म होता है, आगे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनका जन्म 1911 ईस्वी में होता है। मुक्तिबोध आते हैं, इनका 1917 ईस्वी में होता है। नरेश मेहता हैं, फिर धर्मवीर भारती हैं। इस तरह से इनका काल अनुक्रम सही होगा। पहले आएंगे अज्ञेय, फिर आएंगे मुक्तिबोध, फिर आएंगे नरेश मेहता, फिर आएंगे धर्मवीर भारती। ये याद रखना है, ये सभी कवि हैं, प्रयोगवादी रचनाकार हैं, ठीक है। आगे देखिए, मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या? मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। कितनी कविताएं संकलित हैं इसमें? देखिए 26, 27, 28, 29। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता में कितनी कविताएं संकलित हैं? जो उसमें संकलित हैं 28 कविताएं संकलित हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है। मुक्तिबोध का जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें 28 कविताएं संकलित हैं, ठीक है। आगे देखिए, शब्द और सत्य यह किसकी कविता है? ये अज्ञेय, सुदामा पांडे धूमिल, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। तो जो शब्द और सत्य जो रचना है ये किसकी कविता है? ये है आपकी अज्ञेय की। अज्ञेय की कविता का नाम है क्या? शब्द और सत्य, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विकल्प में सु उपसर्ग आया है। देखिए कौन सा विकल्प है जिसमें सु उपसर्ग आया है? स्वस्ति, स्वाभिमान, स्वतंत्र
और स्वावलंबन। तो देखिए इसमें इसमें आया है आपका स्व उपसर्ग आया है स्वस्ति में। क्या स्वस्ति में आया है? स्वधन क्या होगा? स्वधन अस्थि। तो ये हुआ स्व आया है उपसर्ग किसमें? स्वस्ति में। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है किस विकल्प में तद्धितांत शब्द है? देखिए कौन सा विकल्प है जिसमें तद्धितांत शब्द है? वो देखिए सिंचित, अग्रिम, लिखित, पढ़ाई। जिसमें क्या है विकल्प है उसमें तद्धितांत शब्द है वो होगा हमारा अग्रिम। अग्रिम कैसा शब्द है? तद्धितांत शब्द है। ठीक है, आगे देखिए किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है? देखिए विसर्ग संधि से निर्मित शब्द क्या होगा वो बताइए। देखिए सहोदर, निरोध, निरोग, अहंकार, मानवोचित। ठीक है, क्या संधि संधि है? कौन सी विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि से निर्मित जो शब्द है वो आपको बताना है सहोदर, निरोग और अहंकार, मानवोचित। तो कौन सा सही होगा इसका? निरोग। जो निरोग शब्द है ये विसर्ग संधि से संनिर्मित है। जैसे कि निह धन रोग, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ने, निह, धन और ये होगा हमारा रोग। क्या? ये होगा हमारा निरोग, निह धन रोग। ठीक है, नह धन रोग ये हो गया हमारा। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास आया है? देखिए तत्पुरुष समास है ये हमारी विभक्तियों में विभाजित समास होता है जिसमें देखिए जो आया है पूछ रहा है अपादान। अपादान आपको विभक्तियां याद हैं, कर्ता ने एक कर्म को कर्ण से अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर पे, तो इस तरह से याद रहना चाहिए। तो अपादान पूछा है तत्पुरुष का समास कौन सा है? तो रेलगाड़ी, कन्यादान और ऋण मुक्त, हस्तलिखित। तो अपादान तत्पुरुष समास कौन सा होगा? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। ठीक है, तो ये होगा कौन? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त यानी ये हुआ अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है? देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में बोली जाने वाली भाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 120 भाग 5, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 भाग 17, अनुच्छेद 344 भाग 17। तो इसका सही होगा अनुच्छेद 120 भाग 5। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार समिति नरेंद्र समिति क्या है? लिपि सुधार समिति के लिए नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार के लिए, क्या लिपि जो हम लिखते हैं उसकी सुधार के लिए नरेंद्र देव समिति का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 31 जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, लिपि सुधार के लिए नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ? 31 जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला कथन है हमारा दरभंगा, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया के आसपास मुख्यतया कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, क्या? देखिए दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया के आसपास मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है ये बताना है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी है? दरभंगा और मुंगेर पूर्णिया के जहाँ बोली जाती है आपकी मैथिली, मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस रचनाकार को सुकवि किंकर के नाम से भी जाना जाता है? सुकवि किंकर के नाम से किस कवि को जाना जाता है? स्वयंभू को, हरिऔध को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, नाथूराम शर्मा शंकर को। तो सुकवि शंकर के नाम से जाना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है सुदूर दक्षिण पर पूर्व, क्या है? सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 ईस्वी ये यात्रा वृत्त है, इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास। तो सेठ गोविंद दास हैं, इनके यात्रा वृत्त का नाम है सुदूर दक्षिण पूर्व 1951 ईस्वी। ठीक है, सेठ गोविंद दास। आगे देखिए अगला प्रश्न का नाम है, अगला प्रश्न देखिए 98 प्रश्न नंबर देख रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है जो है नेपाल क्रांति कथा। क्या? नेपाली क्रांति कथा का प्रकाशन वर्ष हुआ था कब? 1976, 1977, 1978, 1979। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है रिपोर्टाज नेपाली क्रांति कथा, तो जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1978 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी किसके द्वारा रचित संस्मरण है? ये देखिए एक संस्मरण है, संस्मरण क्या नाम है? जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है,
ये जगदीश चंद्र माथुर हैं, ये इनका संस्मरण है क्या? जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी, ये संस्मरण है जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हम 100वें नंबर प्रश्न पे आ गए हैं और जिसका नाम है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है कि प्रेमचंद के फटे जूते। क्या प्रेमचंद के फटे जूते प्रकाशन वर्ष कब हुआ? जिसका प्रकाशन वर्ष होता है 2003 में। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसका प्रकाशन वर्ष होता है 2003 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो है 1952 ईस्वी किस आलोचनात्मक ये कृति है? ये किसकी आलोचनात्मक रचना है? ये है डॉक्टर नामवर सिंह है, इनकी रचना है क्या? कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। क्या? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह काव्य लक्षण के संबंध में किसका कथन है? ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ की में कविता है। ये कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला कथन है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यध्यक्षणवात काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदभे। तो ये काव्य हेतु के संबंध में किसका कथन है? ये आपको बताना है कि शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यध्यक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुभे। ठीक है, ये किसका कथन है काव्य हेतु के संबंध में? ये कथन है आपका मम्मट का। ये मम्मट का कथन है, ध्यान देना। ठीक है, कि काव्य हेतु ये है जो मम्मट के बारे में मम्मट ने कहा है काव्य हेतु के बारे में। ठीक है, तो ये हुआ मम्मट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दुखात्मक वर्ग का संचारी भाव है। देखिए जो दुखात्मक वर्ग है इसका संचारी भाव क्या है? वो है अवहित्था। क्या है? अवहित्था। ये दुखात्मक वर्ग का संचारी भाव है, इसका वो होगा अविहित्था। ठीक, क्या? देखिए निम्नलिखित में से दुखात्मक वर्ग का संचारी भाव है चपलता, औत्सुक्य, गर्व और अवहित्था। तो सही अर्थ क्या होगा? अवहित्था। ये है दुखात्मक वर्ग का संचारी भाव। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य का मत अनुमतिवाद के नाम से जाना जाता है? रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य का मत अनुमति नाम के नाम से जाना जाता है? वो हैं भट्ट लुल्लट के शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो जो अनुमतिवाद है रस सिद्धांत रस निष्पत्ति के संबंध में वो कौन का है? ये है आपका शंकुक, आचार्य शंकुक का रस निष्पत्ति में वो अनुमतिवाद को संज्ञा देते हैं जो कि शंकुक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए कि सुने सुर सरी सम पावन बानी, सुर सनी सम पावन बानी। तो ये किसका, इसमें अलंकार कौन सा होगा? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेय उपमा। तो इसमें जो अलंकार है हमारा पूर्णो उपमा अलंकार है। देखिए सुन सुर सरी सम पावन बानी, इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए दिनांत था थे दिन नाथ डूबते सुधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पूछा गया है। छंद क्या है? दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। क्या? दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। ठीक है, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो इसमें छंद कौन सा होगा? इसमें छंद है हमारा वंशस्थ छंद है। इसमें क्या है? वंशस्थ छंद है। ठीक, आगे देखिए और देखिए रस कौन सा होगा? रस पूछा जा रहा है हमें कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। क्या? देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है। वियोग, श्रृंगार रस और विभत्स रस, भयानक रस, करुण रस। तो इसमें रस कौन सा होगा? करुण रस होगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारत बंधु ये पत्रिका है, इसके संपादक बताने हैं। भारत बंधु 1875 में 1876 ईस्वी में ये आपकी यहाँ से संपादित होती है और इसके संपादक हैं बाबू तोताराम। भारत बंधु 1876 ईस्वी में संपादित होती है यह पत्रिका और जिसके संपादक हैं बाबू तोताराम। कौन? बाबू तोताराम, भारत बंधु। ठीक है, 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा
यह कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं धृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। पंक्तियों में काव्य दोष है। देखिए काव्य दोष पूछा गया है कि कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं धृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। तो ये किसका काव्य पंक्ति है, काव्य दोष के संबंध में ये पंक्ति, इसमें पंक्तियों में काव्य दोष होगा आपका कौन सा, ये दोष है आपका श्रुति। क्या श्रुति कटुत्व दोष है, ठीक है, श्रुति कटुत्व दोष है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई। देखिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन में, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई, वो की गई थी 1957 ईस्वी में। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1957 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय भारत द्वारा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भाषा मणि नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कवि है जिसको भाषा मणि के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है। देखिए कौन सी भाषा है, इसे पूछा जा रहा है। क्या भाषा मणि के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, ब्रज भाषा, अवधी को, ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, छत्तीसगढ़ी को। तो जो भाषा है ब्रज भाषा की, जो भाषा मणि है वो है हमारी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को भाषा मणि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खड़ी बोली की विशेषता नहीं है। जो खड़ी बोली विषय की भाषा है उसकी विशेषता क्या नहीं है। देखिए कर्कशता, स्पष्टता, ओकार बहुला, खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता। इसमें से कौन सी विशेषता खड़ी बोली की नहीं है। देखिए कर्कशता, स्पष्टता और खड़ी पाई वाले वर्णों की प्रधानता, ये तीनों ही जो विशेषताएं मोस्ट हैं और ये तीनों विशेषता सही हैं। ओकार बहुला खड़ी बोली नहीं है। और आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए खड़ी बोली जो भाषा है ये किस प्रकार की भाषा है, किस बहुला बोली की भाषा है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है हमें, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके किस नाटक का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। देखिए कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, कल्याणी परिणय का परिवर्तित रूप हमें मिलता है 1931 ईस्वी में, किस नाम से, चंद्रगुप्त नाम से, ठीक है, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त नाटक ही जो कि किसका है, कल्याणी परिणय का ही परिवर्तित रूप है, ठीक है। अगला देखिए विशाखा, जो विशाख है 1921 ईस्वी, कामना 1925 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। तो इसमें कौन सा नाटक है जो सुमेलित नहीं है इस प्रकाशन वर्ष से, जिसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, वो है आपका कामना है नाटक है, ये सुमेलित नहीं है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अब देखिए जूही की कली है एक रचना है, और है जूही के फूल, ये एकांकी है। एक जूही की कली जो कि निराला की रचना है 1916 में आती है, और जूही के फूल किसकी एकांकी है, ये किसका एकांकी है जूही के फूल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। ये तो जूही के फूल ये जो एकांकी है ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जूही के फूल। अगला प्रश्न देखिए, तुलसी की साधना 1978 ईस्वी, क्या तुलसी की साधना 1978 ईस्वी के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार देखते हैं, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, मोहन अवस्थी। तो तुलसीदास की साधना ये 1978 ईस्वी, तो इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कौन है, तुलसी की साधना 1978 ईस्वी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा स्पंदन, क्या है स्पंदन। देखिए अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये है स्पंदन 1949 ईस्वी किसके द्वारा रचित गद्य काव्य है। ये एक गद्य काव्य है और स्पंदन 1949 ईस्वी में आता है, जिसके रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डाल मियाँ। कौन इसके रचनाकार हैं, स्पंदन 1949 के दिनेश नंदिनी डाल मियाँ, जो कि एक गद्य काव्य है। स्पंदन 1949 ईस्वी, ये है इसके रचनाकार दिनेश नंदिनी डाल मियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है, अगला प्रश्न देखिए, संसार महानाट्यशाला के एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है। देखिए रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रांगे राघव। संसार महानाट्यशाला
तो इसके रचनाकार कौन है निबंध के? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, क्या ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, इस निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय। तो ढलान से उतरते हुए 1985 इस निबंध के रचनाकार हैं आपके निर्मल वर्मा। ठीक है, ढलान से उतरते हुए 1985 निबंध है, संग्रह है, इसके रचनाकार हैं आपके निर्मल वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि क्या है, देखिए यह सुनह सेप प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? सुनह सेप, जो सुनह सेप है प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? सज्जन, विशाख, करुणालय, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो जो सुनह सेप है ये किसका पात्र है? ये पात्र है आपका करुणालय का। ठीक है, करुणालय का पात्र है सुन सेप। तो अगला देखिए, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? ये संस्कृत आचार्यों की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अर्थ गौरव के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। माघ, भारवी, कालिदास, दंडी। तो अर्थ गौरव के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो हैं भारवी। ठीक है, ये ध्यान देना, भारवी हैं हमेशा अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम। ठीक है, भारवी के ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम, जो कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उपसर्ग शब्द का लिंग निर्धारण करें। उपसर्ग शब्द का जो लिंग होगा उसका क्या होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के सभी हैं इसमें। जो उपसर्ग शब्द है इसमें लिंग है हमारा पुल्लिंग, क्योंकि उपसर्ग लगाई नहीं बोलते हैं, उपसर्ग लगा है बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ये लिंग होगा? इसमें पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग शब्द इसमें क्या होगा? उपसर्ग शब्द है, इसमें पुल्लिंग लिंग होगा हमारा पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पठनम। पठनम पद में प्रत्यय का निर्देश करें। देखिए, पठनम पद है, इसमें कौन से प्रत्यय आया है? देखिए, इसमें तुमुन, श्रित और चरित्र और हमारा ल्युट और तवतु। क्या? देखिए, जो पठनम पद में प्रत्यय का निर्देश करें, जो पठनम पद है इसमें प्रत्यय क्या आया है? तो मुन और शर्त और हमारा चरित्र और ल्युट और इक्तवतु। तो जो सही होगा हमारा पठनम पद में आया है हमारा प्रत्यय ल्युट। जो ल्युट प्रत्यय है, जो ल्युट आया है वो हमारा पठनम धातु है, उसमें पद में आया है प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न है हमारा, देखिए, कृष्णम आश्रितः का समासिक पद क्या होगा? क्या? देखिए, कृष्णम आश्रितः का समासिक पद क्या होगा? संस्कृत का है कि कृष्णाश्रितः, कि कृष्णाश्रिताः। ठीक है, कृष्णाश्रितः और कृष्णाश्रितः और कृष्णत्र्यम और कृष्णाश्रितम। तो कौन सा सही होगा? इसका सही होगा कृष्णाश्रितः। इसमें कृष्णाश्रित होगा, सही उत्तर क्या होगा? कृष्णाश्रित। कृष्णाश्रित और कृष्णम आश्रितः का सही समासिक पद होगा वो जो होगा कृष्णाश्रितः। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है। वृद्धि रेच सूत्र में संधि क्या? वृद्धि रेचि सूत्र में संधि, जो कि वृद्ध संधि है, वृद्ध पद में विभक्ति लगी है। जो कि वृद्ध पद है इसमें विभक्ति लगी है प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी। इसमें उत्तर है आपका सही प्रथमा। फिर से सुनिए, वृद्धि रेचि सूत्र में वृद्धि पद में विभक्ति लगी है प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी। तो सही क्या उत्तर होगा आपका? प्रथमा। प्रथमा वृद्धि शब्द में पद में विभक्ति लगी है जो कि प्रथमा। ठीक है, आज की क्लास हुई यहीं समाप्त। तो मित्रों, आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन इंप्रेस नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेंगी और आप उस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। तो मित्रों, चैनल